हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस। बाद में हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेल क्या होता है और यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन हमें इम्पॉर्टेंट है वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कराऊंगा और लास्ट में उसको समराइज करेंगे। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिए बिकॉज हर चीज़ मायने रखती है यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो देखते हैं लेक्चर को। आज सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस। जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने एक सॉलिड है जिसके एटम्स जो है वो एक स्फेरिकल शेप में कंसीडर किए हैं मैंने। तो आपका जो सॉलिड है, अगर मैं इन सारे एटम्स को पॉइंट की तरह कंसीडर करूं तो मुझे कुछ इस तरीके से पैटर्न नज़र आएगा। अब इस पैटर्न में आप देख सकते हो ये जो एटम है वो उनके बीच में एक पैटर्न बन रहा है और इसी पैटर्न को रिपीटेडली अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से 3 डायमेंशन में पैटर्न बनेगा जिसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अ रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D इज नथिंग बट अ क्रिस्टल लैटिस। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो सारे एटम्स को पॉइंट कंसिडर किया है और इन पॉइंट्स को जब कनेक्ट किया है तो वो क्रिस्टल लैटिस बना रहा है। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट के नाम से जानते हैं। लैटिस पॉइंट्स आर एक्चुअली द पोजिशंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी मैं वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यूज कर रहा हूं तो मैं उससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस सॉलिड का पार्टिकल, यानी वो सॉलिड कौन से पार्टिकल से बना है, क्या वो एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है या आयन से बना है। तो आइए अब बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट सेल। अब आपने कभी दीवार देखी होगी तो दीवार में आप देख सकते हो कि ईंट बार बार रिपीट होती है, तो मैं ईंट को उस दीवार का सबसे छोटा यूनिट बोल सकता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। वैसे ही आप इस फिगर में देख सकते हो लैटिस जो है, लैटिस में भी ऐसा सबसे छोटा हिस्सा होता है जो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज नथिंग बट अ यूनिट। यूनिट क्या है? सबसे छोटा हिस्सा जो बार बार रिपीट हो रहा है उस लैटिस के अंदर। आप देख सकते हो उस फिगर में जो रेड वाला पोर्शन है वो बार बार रिपीट हो रहा है और उन्हीं रेड पोर्शंस को अगर मैं कनेक्ट कर दूं बहुत सारे तो वो क्रिस्टल लैटिस रेडी करेगा। यानी यूनिट सेल बहुत ही आसान है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। तो अगर मैं यूनिट सेल को एक क्यूब की तरह कंसीडर करूं तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स होंगे। अब सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, किसी भी यूनिट सेल के पास 6 पैरामीटर्स होते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे 6 पैरामीटर्स हैं A, B, C, जो कि एज रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड्स ऑफ द क्यूब, और अल्फा बीटा गामा जो है वो एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिटवीन द डिफरेंट एजेस। यानी 6 पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स एज रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अल्फा बीटा गामा आपके एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिटवीन द एजेस। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जो आपको याद रखना है। इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम डेवलप हो सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, अगर अल्फा बीटा गामा अगर 90 डिग्री है और सारे एज यानी A, B, C इक्वल है तो उसको हम लोग क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। वैसे ही अल्फा बीटा गामा 90 है, A और B एज में इक्वल है लेकिन B C से इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग टेट्रागोनल बोलते हैं। इसी तरीके से ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, ऐसे 7 डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल रेडी होते हैं बेस्ड अपॉन द डिफरेंट पैरामीटर्स। तो आपको ये पैरामीटर्स नोट डाउन करने हैं और इनको याद रखना है बिकॉज इसके बेसिस पे JEE और नीट में क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिमेंबरिंग वाले क्वेश्चंस है तो आप याद रख सकते हो। तो आइए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो किसी भी सॉलिड में अगर एटम्स को स्पीयर कंसीडर करें और उन स्पीयर्स को अगर मैं पॉइंट कंसीडर करके सबको कनेक्ट कर दूं तो मुझे कोई ऐसा पैटर्न मिलेगा और इसी पैटर्न को
अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो उसमें सबसे छोटा रिपीटिंग पोर्शन को मैं यूनिट सेल बोलता हूं। और इसी यूनिट सेल के अलग अलग 6 पैरामीटर्स हम लोग ने पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम पढ़ने वाले हैं ये जो रेड वाला पोर्शन है यानी यूनिट सेल, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 टाइप्स के यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है सिंपल, जिसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। एक है बॉडी सेंटर्ड और एक है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सिंपल यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे दिखता है। तो आप फिगर में देख सकते हो इस क्यूब में 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स लोकेटेड है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। अब आपको जो डिस्टेंस दिख रहा है इन एटम्स के बीच में, ये एक्चुअली में इतना डिस्टेंस नहीं होता है जो कि आपको नज़र आ रहा है। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस फिलिंग मॉडल। तो सबसे पहले देखते हैं इसका स्पेस फिलिंग मॉडल कैसा दिखता है। इसका स्पेस फिलिंग मॉडल इस तरीके से दिखता है। तो एक्चुअली में एटम्स इस तरीके से है ना। तो आपको जानना है कि एक यूनिट सेल कैसा दिखता होगा। अब एक यूनिट सेल को अगर आप रिप्रेजेंट करो तो एक एटम का सिर्फ 1/8 हिस्सा ही यूनिट सेल के अंदर होता है। अगर मैं इन एक्स्ट्रा पोर्शन को निकाल दूं तो आपको यूनिट सेल कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो आप देख सकते हो यूनिट सेल के अंदर ये जो कॉर्नर्स है यानी 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स का जो हिस्सा था, उस एक एटम का सिर्फ 1/8 हिस्सा ही यूनिट सेल का हिस्सा है ना। तो ये जो पोर्शन है वो 1/8 है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3 चीज़ें किसी भी सेल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल यूनिट सेल के बारे में। वो कौन सी 3 चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है। सबसे पहला आपको जो पॉइंट बताना है वो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स हैं। इसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप सिंपल यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो आपको जैसे पता है कि पहले मैं ये क्यूब बनाता हूँ, है ना। आपको ये सबको बनाना आता होगा। हम इस तरीके से एक यूनिट सेल को बना सकते हैं। अब ये यूनिट सेल है, इसके 8 कॉर्नर से आप देख सकते हो हर कॉर्नर पे एक एक एटम है। और जैसा कि पहले डिस्कस किया, एक कॉर्नर का सिर्फ 1/8 एटम ही यूनिट सेल के अंदर होता है ना। तो ये 1/8 एटम है। अब टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए? 8 कॉर्नर्स हो गए, राइट। अब एक कॉर्नर का कितना एटम पार्टिसिपेट कर रहा है? 1/8। तो 8 कॉर्नर के टोटल कितने एटम पार्टिसिपेट करेंगे? 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 यानी 1। मतलब Z की वैल्यू मिलेगी आपको 1। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं? 2 है। तो अब बात करते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट अ सिंपल यूनिट सेल इज द रिलेशन बिटवीन इट्स एज एंड रेडियस। एज यानी A और रेडियस यानी R। अब बात करते हैं हम लोग इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, आप फिर से वही यूनिट सेल बना लो जो आपने पहले बनाया था। लेकिन अब क्या करना है, आपको एटम्स को स्पेस फिलिंग मॉडल जैसा बनाना है। जैसे आपको पता है ना एक्चुअल में कैसे दिखता है, इस तरीके से दिखता है। अब आप ज़्यादा मत बनाइए, सिर्फ 2 बनाइए अपने कन्वीनियंट के लिए। ये आपको पता है ये सारे जो पार्ट्स है ये एज है यानी A। ये आप मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये क्या है? A है। अब आप देख सकते हो सर्कल का ये जो है ये रेडियस R, ये रेडियस R, यानी ये A इक्वल्स टू क्या हो गया? 2R। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? A इक्वल्स टू 2R, यानी R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A/2। सो ये था आपका रिलेशन बिटवीन एज एंड रेडियस। सो तीसरी और लास्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ पैकिंग इफ़िशियंसी। अब पैकिंग इफ़िशियंसी का मतलब क्या है? पैकिंग इफ़िशियंसी बहुत सिंपल मतलब है, मतलब कितना परसेंटेज वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है एक यूनिट सेल का, यानी परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल, है ना। यूनिट सेल का जो भी वॉल्यूम होगा उसका कितना परसेंटेज एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है। तो सिंपल यूनिट सेल के लिए कैसे फाइंड करेंगे? आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। एटम का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सी है, परसेंटेज फाइंड करना है तो इंटू 100। अब एटम क्या होता है? स्पीयर, है ना। स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पायर क्यूब। अब आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितना हो गया? 4/3 पायर क्यूब। लेकिन एक एटम तो नहीं होता वहाँ पे, Z नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, Z लिख दिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल एक क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम हो गया A क्यूब इंटू 100। आपने ऑलरेडी सिंपल यूनिट सेल के लिए Z की वैल्यू फाइंड की है दैट इज़ 1 और A इक्वल्स टू फाइंड किया था 2R दैट इज़ R इक्वल्स टू हो जाएगा A/2 A/2।
दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। और आप जब इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे तो आपको अराउंड मिलेगा 52.4%। सो आपने 3 चीज़ें फाइंड की सिंपल यूनिट सेल के लिए। पहली दैट इज z इक्वल्स टू 1, राइट, z इक्वल्स टू 1 दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सेकेंड क्या फाइंड किया, रिलेशन बिटवीन एज एंड रेडियस दैट इज a इज इक्वल्स टू 2r। एंड थर्ड क्या फाइंड किया, पैकिंग एफिशिएंसी कितना मिला 52.4%। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं सिंपल यूनिट सेल के लिए। तो अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम तो होंगे ही, लेकिन बॉडी के बीच में यानी क्यूब के बीच में एक पूरा एटम होगा। इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर आप इसका स्पेस फिलिंग मॉडल देखें तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, है ना। इसके मतलब हम लोग इसके एक यूनिट सेल का अगर कंसीडर करें तो एक्स्ट्रा एटम्स को अगर निकाल दें, कॉर्नर्स के आपको पता है कि 1/8 एटम ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा एटम्स को निकाल दो तो एक यूनिट सेल इसका कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, यानी कॉर्नर्स के एटम्स 1/8 पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बीच वाला जो एटम है बॉडी सेंटर वो पूरा को पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है उस यूनिट सेल में। इट इज़ अगेन स्टडी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जस्ट एज सिंपल यूनिट सेल। पहला पॉइंट आपको पता है कौन सा है, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। दूसरा है रिलेशन बिटवीन एज एंड रेडियस और तीसरा है पैकिंग एफिशिएंसी। सेम तरीके से पढ़ना है जैसे आपने सिंपल यूनिट सेल के लिए पढ़ा था। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। वापस से मैंने फिर सिंपल यूनिट सेल बना दिया है। आपको पता है कि बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के बीच में एक होगा, कॉर्नर्स पे 8 हो गए। अब 8 कॉर्नर्स का मतलब एक कॉर्नर का 1/8 यानी 8 कॉर्नर इंटू 1/8 1 हो गया। अब बॉडी के बीच में एक है, अब बॉडी के बीच में एक है तो मतलब पूरा का पूरा होगा, 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए 2। तो अब बात करते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रिलेशन बिटवीन एज एंड रेडियस। वो किसके लिए, BCC के लिए। तो BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। अब इसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं देखते हैं। आपको ऑलरेडी यूनिट सेल बनाना आता है, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे बनाते हैं, एक सिंपल यूनिट सेल बनाइए। 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स हो गए, है ना। ये जो 8 कॉर्नर्स है इसके ऊपर 8 एटम्स हो गए, हर एटम 1/8 अंदर होता है यूनिट सेल के। और बीच में यानी बॉडी के बीच में एक यूनिट सेल एक एटम होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये 1 2 3 एटम को मैंने मार्क कर दिया है, डायगनली इनको कनेक्ट कर दीजिए। अब इसको विजुअली ये कैसे नज़र आएगा, इन्हीं 3 एटम से फोकस करो क्योंकि हम लोग को रेडियस और एज का रिलेशन बनाना है। वापस से मैं ये फिगर बना रहा हूँ लेकिन एक्चुअल एटम की साइज़ के साथ। तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा यूनिट सेल। फर्स्ट एटम ये पीछे की तरफ, ये सेंटर वाला सेकेंड एटम और ये इस तरफ वाला थर्ड एटम। इसको डायगनली कनेक्ट कर दीजिए और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए, राइट। अब इसको हम लोग एक ट्राइंगल मान लेते हैं, ट्राइंगल ABC, A B और C। अब आपने यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ये जो एटम है AB ये क्या होगा देखते हैं। ये रेडियस r, ये 2r और ये r क्योंकि डायमीटर था वो, तो AB इक्वल्स टू क्या हो गया 4r। अब हम लोग इस ट्राइंगल में अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, दैट इज AB² इक्वल्स टू AC² प्लस BC²। अब AB² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AC यानी A² प्लस BC²। अब BC² की वैल्यू हमें नहीं पता है तो इसको एज इट इज़ लिख लीजिए। अब BC² आप इस ट्राइंगल से फाइंड कर सकते हो, कौन से, इस वाले ट्राइंगल से। इस पॉइंट को मैं D मान लेता हूँ, तो ये एक ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, BC² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CD² प्लस DB²। अब CD क्या है, A² प्लस A² यानी BC² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2A², यानी BC की वैल्यू आ गई 2A² BC² की। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो AB² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A² प्लस 2A² यानी 3A² मिल जाएगा। अब AB की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा √3A। तो 4AB की वैल्यू आपने ऑलरेडी वहाँ पे फाइंड की थी, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं ये और ये इक्वेशन को। तो 4R इक्वल्स टू क्या होगा √3A, यानी R इक्वल्स टू आपका जो बचेगा R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3/4A। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आएगा √3/4A, राइट। तो आपको एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, दिस इज नोन एज रिलेशन बिटवीन एज एंड रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इस चीज़ को। तो और एक बार देख लीजिए। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट BCC के बारे में, दैट इज पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी आपको ऑलरेडी पता है कि टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो फॉर्मूला ऑलरेडी आपने पढ़ा है,
z इंटू 4/3 पायर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। z इंटू 4/3 पायर क्यूब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, अपॉन ए क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो आप यहाँ पे जब z की वैल्यू पुट करोगे, बीसीसी के लिए कितनी होती है z की वैल्यू 2, और रेडियस का आपने रिलेशन फाइंड किया था, r इक्वल्स टू क्या था, आपने अभी अभी जो कैलकुलेट किया था √3/4a। इन दो वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए इस फॉर्मूला में। आप जैसे ही पुट करोगे z की वैल्यू 2 और 4/3 पाई, r के बदले पुट कर दोगे √3/4 का इंटू ए क्यूब, राइट, अपॉन ए क्यूब इंटू 100। जब आप इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर कुछ मिलेगा अराउंड 68%। ठीक है, या आप कैलकुलेट करने मतलब आप इतना कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप याद रख सकते हो 68% ही मिलने वाला है, राइट। अब बाकी जो खाली जगह होगी 68%, अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है तो खाली जगह कितनी होगी 32%, मतलब 100 में से माइनस कर दो 68, कितना मिलेगा 32%, राइट। तो आपको बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है बीसीसी के लिए। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी एफसीसी के बारे में। एफसीसी कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे आप देख सकते हो 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम है और 6 फेजेस पे 6 एटम। इसका स्पेस फिलिंग मॉडल कुछ इस तरीके से नज़र आता है। अगर मैं एक्स्ट्रा पोर्शन निकाल दूँ, फेजेस का मतलब आप समझते हो आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना, वो जो फेजेस होते हैं उन पर एक एक एटम्स है। अब अगर एक्स्ट्रा पोर्शन निकाल दोगे, एग्जैक्ट एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आते हैं अगर वो आपको जानना है, तो आप याद रखो कॉर्नर वाला 1/8 होता है और फेजेस वाला हाफ पार्टिसिपेट करता है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। इसको ऑन पेपर देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एफसीसी। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वैल्यू ऑफ z। पहले आप यूनिट सेल बना लीजिए। आपको पता है एफसीसी कैसे दिखता है, फेस सेंटर्ड, हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम्स हो गए, हर एक कॉर्नर पे 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम, और हर फेस पे एक एक, फेस मतलब ऊपर आजू बाजू आगे पीछे, है ना, तो इनको फेजेस बोलते हैं। अब कॉर्नर वाला पार्टिसिपेट करता है 1/8, है ना, 1/8 हिस्सा यूनिट सेल के अंदर होता है, और फेज वाला कितना होता है, आधा होता है, हाफ। ये आपको याद रखना है, आपने 3D इमेजेस में देखा। अब आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल एटम्स कितने हैं एक यूनिट सेल में, तो 8 इंटू 1/8, 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8, और फेस पे कितने हैं, 6 फेज होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे आगे, है ना, तो 6 फेज इंटू हाफ कितना हो जाएगा 3, टोटल करोगे तो कितना मिलेगा 4। यानी टोटल एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं एफसीसी के अंदर, 4। ये आपको याद रखना है। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, दैट इज रिलेशन बिटवीन एज एंड रेडियस, राइट। अब एज का मतलब होता है ए और रेडियस का मतलब होता है आर। तो सबसे पहले आप यूनिट सेल बना लीजिए। यूनिट सेल कैसे बनाते हैं आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। हर कॉर्नर पे एक एक एटम जिसका 1/8 हिस्सा ही पार्टिसिपेट करता है, और हर फेस पे एक एक एटम। फेस का मतलब आप समझते हो, अब ये एक आगे और एक पीछे, राइट। बना लीजिए एटम्स को इस तरीके से। अब आप अगर इसको सिर्फ फ्रंट व्यू करोगे तो आपको ये कैसा नज़र आएगा। आप सिर्फ इसको स्पेस फिलिंग मॉडल अगर फ्रंट से देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो इस मॉडल में आप क्या कर दीजिए, ये इस डायगनली इसको कनेक्ट कर दीजिए, मतलब ये 3 एटम जो लाइन में दिख रहे हैं इनको कनेक्ट कर दीजिए। ये मार्किंग कर दीजिए ए, बी और सी, एक ट्राइंगल मिल रहा है। अब ये आर है, ये डायमीटर 2r और ये आर, तो ए सी क्या हो गया 4r। अब यहाँ पे एज आपको पता है ए होता है, तो आप रिलेशन लिख सकते हो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप लिख लिए। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू √2a। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ए सी इक्वल्स टू हो गया √2a। अब ए सी का और एक रिलेशन यहाँ से देख सकते हो, r प्लस 2r प्लस आर यानी 4r। अब ये जो दो इक्वेशंस आपको मिले हैं, इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेट। तो आप इसको इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करोगे तो कैसे, 4 √2a इक्वल्स टू 4r हो जाएगा, राइट। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/√2r, ये एक रिलेशन आ गया। आप इसको रेडियस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2/4a। तो आपको जैसे लिखना है आप वैसे लिख सकते हो। ये दो इक्वेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एफसीसी, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, z इंटू 4/3 पायर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। ये है वॉल्यूम ऑफ एटम्स एंड ये है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, राइट। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है z इक्वल्स टू क्या मिला आपको 4 मिला था, और r का रिलेशन क्या मिला था,
आप ऊपर आपने जो सॉल्व किया तो r का इक्वेशन क्या मिला था, √2/4a। तो इस रिलेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 4 डाल दीजिए और r के जगह पे डाल दीजिए √2/4a³ राइट अपॉन a³ इंटू 100। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर जो मिलने वाला है वो मिलेगा अराउंड 74%। अब ये मिल गया आपको पैकिंग इफिशिएंसी। अब अगर मैं परसेंटेज ऑफ वाइड यानी खाली हिस्सा कैलकुलेट करूँ तो 100 में से माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा आपको, मिलेगा अराउंड 26%। तो बस ये कंप्लीट होता है टॉपिक। अब बात करते हैं और एक एडिशनल टॉपिक के बारे में, दैट इज HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये क्लोज पैकिंग आपके बुक में नहीं दी गई है बट आपको याद रखना है। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये यूनिट सेल क्यूबिक नहीं है, हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल का मतलब आप 2 हेक्सागॉन्स बनाइए 6-6 एटम्स के, ये 3 डायमेंशन में इमेजिन कीजिए राइट। अब इसको दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, इस तरीके से कनेक्ट कर दिए। अब होता क्या है, इसको अच्छे से कनेक्ट कर दीजिए राइट, डॉटेड लाइन से ये पीछे वाले हैं। अब कनेक्शन के बाद 3 एटम्स अंदर होते हैं, ठीक है, और इसी को हम लोग HCP बोलते हैं। ये जो और 2 एटम्स बचे, एक ऊपर और एक नीचे। अब कितना एटम पार्टिसिपेट करता है मैं आपको वो बता देता हूँ। ये वाला जो एटम है, जो कॉर्नर वाला जो एटम है, वो पार्टिसिपेट करता है 1/6 एक यूनिट सेल में, 1/6 राइट। ये जो तीनों एटम्स है ये पूरे के पूरे बॉडी के अंदर है, यानी पूरा 1 पार्टिसिपेट करेगा, पूरा पार्टिसिपेट करेगा, बॉडी यानी पूरा पार्टिसिपेट करेगा। और ये जो ऊपर और नीचे 2 एटम्स हैं, आप देख सकते हो ऊपर और नीचे, ये पार्टिसिपेट करता है हाफ। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट, वैल्यू ऑफ Z, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है टोटल कितने हैं कॉर्नर्स पे, देखो ऊपर के 6, 1 2 3 मैं नाम देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और इस तरीके से टोटल कितने हो रहे हैं मेरे 12 राइट। तो 12 इंटू 1/6 पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी 1/6 कितना हो जाएगा, ये 6 2 यानी 2 हो जाएगा टोटल। अब बॉडी के अब हाँ चलो, ये जो ऊपर नीचे है 1 डैश 2 डैश दे देता हूँ, कितने हैं 2, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है आधा, तो 2 इंटू हाफ यानी कितना हो जाएगा 1। अब ये जो बॉडी के अंदर है तीनों, 1 डबल डैश 2 डबल डैश और 3 डबल डैश, ये पूरे के पूरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी 3 इंटू पूरा 1, तो कितना हो जाएगा 3। टोटल कीजिए 2 + 1 + 3 आपको मिलेगा 6। तो Z इक्वल्स टू क्या हो गया 6, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन HCP इज 6। तो क्लियर होता है। अब इसमें और एक चीज पढ़ लेते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन एज एंड रेडियस। यानी एज का मतलब होता है A एंड रेडियस का मतलब होता है R। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है फाइंड करते हैं। अब ये जो एटम्स है कॉर्नर के एक्चुअली में टच करते हैं एक दूसरे से, यानी ये क्या हो गया R और ये R, यानी एच इक्वल्स टू क्या हो गया 2R, है ना। तो सिंपल रिएक्शन है A इज इक्वल्स टू 2R, ये आपको रिलेशन याद रखना है। अगर मैं तीसरी चीज़ की बात करूं जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, पैकिंग इफिशिएंसी। इसकी पैकिंग इफिशिएंसी आप सीधे याद रख सकते हो, इट इज़ सेम एज FCC का यानी 74% था पैकिंग इफिशिएंसी, इसका भी सेम है। 3 चीज़ें क्लियर होती है HCP के बारे में। सो फाइनली हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है। आप देख सकते हो हम लोग ने जो जो चीज़ें पढ़ी है इस पूरे समरी में मैंने दी है। हम लोग ने पढ़ा सिंपल यूनिट सेल के लिए 3 चीज़ें, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, रिलेशन बिटवीन एज एंड रेडियस एंड पैकिंग इफिशिएंसी। वैसे ही इसको आप पूरे टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बिकॉज ये सारी की सारी Z और रेडियस और एच का रिलेशन न्यूमेरिकल्स में आता ही है। तो याद कर लीजिए इस टॉपिक को अच्छे से। थैंक यू सो मच।